हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ईडीएम को। 51 से आज हम कर रहे हैं। 50 तक हमने कर लिया था पिछली क्लास में। और कंडीशन वही है कि जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी ईडीएम्स की, वैसे ही आज की क्लास में बताऊंगा। साथ साथ में आपको याद करना है, बाद के भरोसे नहीं बैठना कि भैया बाद में पीडीएफ आप देंगे हम उसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। क्लास में जो मैं कराऊंगा साथ साथ में याद करना है। और सेकंड कंडीशन वही है कि अगर किसी ऑप्शन में एक से ज़्यादा ईडीएम्स हो तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको पता है, ठीक है? तो उसको भी आपको साथ में याद करना है। ओके, आज का पहला ईडीएम है बीट अराउंड द बुश। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक आप कैसे बना सकते हो, कैसे याद रख सकते हो? मेरी बनाई हुई ट्रिक है खुद की, आप कैसे याद रखोगे? जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो जैसे आपने बॉल को हिट किया और बॉल चली गई झाड़ी में, यानी कि बुश के अंदर। बॉल आपकी चलेगी बुशेस के अंदर, झाड़ी के अंदर। और मैंने आपसे कहा कि भाई जाओ बॉल लेके आओ। आप क्या कर रहे हो? जाकर झाड़ी में बॉल ढूंढने की बजाय, मतलब होता था ना, हम बैट से क्या करते थे, झाड़ी को मारते थे। देखा होगा आपने, जो झाड़ी वगैरह हुआ करती थी, बैट से मारते थे कि अगर झाड़ी में बॉल फंसी हो तो नीचे गिरे। मारते थे ना बैट से, उसको बीट करते थे बुश को। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस बुश को बीट करने की बजाय आप बुश के आसपास हवा में बीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप जो मेन चीज है, जो मेन काम है, जो मेन बात है, वो नहीं कर रहे आप। उसके अलावा जो फालतू काम है वो आप कर रहे हो। मैंने आपको बोला भाई क्या कर रहा है तू, वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश? इसका मतलब क्या होता है? इसका रियल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि तुम फालतू की बात क्यों कर रहे हो? जो मेन चीज है, जो मेन बात है वो करो। बात को घुमा क्यों रहे हो? समझ में आ गया? ये ट्रिक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है? वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश। तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है? अब मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी, अब इसमें से आप इसका आंसर तो गेस कर ही सकते हो। टू बी परसिस्टेंट एंड परसुइंग अ गोल, टू बी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, टू बी डायरेक्ट एंड फॉर्मल, या टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली। तो यही इसका आंसर है। मतलब किसी भी टॉपिक को क्या करना, करेक्टली डिस्कस करने से क्या करना, अवॉइड करना। ये पेन कैसे कलर का हो गया? किसी भी टॉपिक को करेक्टली डिस्कस करने से क्या करना, अवॉइड करना। मतलब मैंने आपको बोला कि भाई काम कर, ये एक टॉपिक है, इस पे हम लोग करेक्टली बिल्कुल डिस्कस करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस टॉपिक के बारे में बात ना करके आप इधर उधर की बातें कर रहे हो कि भाई तुझे पता है बॉलीवुड में क्या हो, भाई तुझे पता है ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का तलाक हो गया। मैंने बोला भाई वाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश, या वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश? मतलब तुम इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? जो मेन टॉपिक है उसको करेक्टली एड्रेस करो, करेक्टली उसके बारे में बताओ। तुम उसके बारे में ना बताकर घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, यानी कि हम कह सकते हैं घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है? घुमा फिरा के बात करना, या मुद्दे पर ना आना, मुद्दे पर ना आना। मुद्दे पर ना आने का मतलब समझ में आ गया ना? इधर उधर की बातें करते रहना, मुद्दे पर ना आना, मेन जो पॉइंट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आवर ट्रेनर, जो हमारे ट्रेनर है, आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन। हमारे जो ट्रेनर है उन्होंने क्या किया? आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर, डैश्ड ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन, की जो अगला इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है उसके लिए उन्होंने हमें कहा कि आपको ऐसा करना है। अब क्या करना है वो तो तभी समझ में आएगा जब आपको इडियम्स की मीनिंग पता हो। यहां पर आपके सामने 4 इडियम्स हैं। टू चेज रेनबोज, बीइंग अराउंड द बेंड, ऑल आइज एंड ईयर्स एंड गोइंग बनानाज। यहाँ पर 4 इडियम्स हैं, पहले इन चारों का मतलब समझ लेते हैं। टू चेज रेनबोज, रेनबोज का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। और चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। यानी कि आप इंद्रधनुष का पीछा कर रहे हो कि मुझे इंद्रधनुष चाहिए, मेरे को इंद्रधनुष को पकड़ना है। तो आप क्या कर रहे हो? आप बताओ क्या कर रहे हो? किसी ऐसे काम के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ कि ना? रेनबो कैसे प्राप्त आप कर सकते हो? रेनबो कोई चीज थोड़ी है, वो तो बारिश के बाद एक करेक्ट, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उसकी वजह से, और जो हवा के अंदर जो वो होती है, पानी की नमी होती है, जो भी होती है, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से वो बनता है। वो रियल कोई चीज थोड़ी है, वो सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन है। हेल्यूसिनेशन भी ना कह के आप कह लो कि कलर की वजह से और सूर्य की रोशनी की वजह से या पानी की मॉइस्चर होने की वजह से, हवा में उसकी वजह से क्रिएट हो जाता है। वो कोई रियल चीज वो नहीं है जिसको आप प्राप्त कर सको, जिसको आप ले सको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इफ यू आर चेजिंग रेनबोज, इसका मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू गेट समथिंग दैट यू कैन नेवर हैव। आप एक ऐसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो जो आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है? उस चीज में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बी अराउंड द बेंड, इसका क्या मतलब है? डू फूलिश और सिली थिंग्स। देखो इसको आप कैसे याद रखोगे? बी राउंड द बेंड। देखो बेंड का क्या मतलब होता है? ये ना, इसका ओरिजिन क्या है, बहुत पहले से इसका ओरिजिन है, मतलब बहुत पहले समय में क्या होता था? देखो बेंड का मतलब होता था जो ऐसे मुड़ी हुई रस्सी होती थी ना, ऐसे मुड़ी हुई कोई भी रस्सी, इसको बोलते थे बेंड।
ये जो टर्म निकली कहां से निकली है? जो सेलर्स हुआ करते थे, जो नाव चलाने वाले लोग हुआ करते थे, वहां से ये टर्म निकल के आई है। ठीक है, बेंड का मतलब समझ में आ गया। जो मुड़ी हुई रस्सी होती है इसको बोलते थे बेंड। क्या बोलते थे? बेंड। और मान के चलो, सपोज करो आप कि आप एक नाव के किनारे खड़े हो, मतलब नदी के किनारे पे नाव खड़ी है और आप भी वहीं किनारे पर खड़े हो, और आपको पता है कि छोटी छोटी जो नाव होती है ना उनमें रस्सियां बंधी होती है, उनको किनारे से बांधने के लिए उनमें रस्सियां बंधी होती है। जब नाव किनारे पे खड़ी होती है तो रस्सी से क्या होता है, एक डंडा गड़ा होता है, उसमें उस रस्सी को बांध देते हैं। वो जो रस्सी को बांध देते हैं तो कुछ ऐसे ही बैंड बन जाता है वो, हाँ कि ना। अब आप उस किनारे पे खड़े हो, नदी के किनारे पे, और आपका जो पैर है वो क्या है, इस बैंड के बीच में है, यानी कि या फिर इस बैंड के आसपास है। यू आर वॉट, यू आर राउंड द बैंड, यू आर राउंड द बैंड, यानी कि आप जो हो ना इस बैंड के क्या हो, राउंड हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इस बैंड के बीच में हो, या इस बैंड ने आपको क्या किया हुआ, राउंड किया हुआ है। अब सपोज करो कि जब नाव खुलेगी, जब नाव जाएगी, तो आपका क्या होगा, आपका पैर इसमें फंसा रहेगा और आप गिर जाओगे और नदी में बह जाओगे। मेरी बात को समझ में आ रही है? तो जो बंदा है जो आपको देख रहा है कि आपका पैर रस्सी के बीच में आ रहा है, वो क्या बोलेगा, भाई डोंट बी राउंड द बेंड। तो उसका रियल जो मीनिंग निकला वो क्या निकला, अगर आप अपना पैर बीच में रख के खड़े हो रस्सी के, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बेवकूफी वाला काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। समझ में आ रहा? तो अगर आप किसी को रियल वर्ल्ड में आज की डेट में बोल देते हो कि डोंट बी राउंड द बैंड, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डू नॉट एक्ट फुलिश। क्या मतलब होता है, डू फुलिश और सिली थिंग्स। इफ यू आर राउंड द बैंड, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फुलिश एक्ट या सिली थिंग्स कर रहे हो, या फिर मेंटली कंफ्यूज्ड हो, या फिर और अनेबल टू एक्ट इन अ रीजनेबल वे। आप मेंटली कंफ्यूज्ड हो, आप रीजनेबल नहीं हो, आप सोच नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बी राउंड द बेंड। समझ में आ गया? ओरिजिन के साथ मैंने आपको बताया ताकि थोड़ा सा याद करना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ऑल क्लियर? बी राउंड द बेंड का मतलब मूर्खता वाले कार्य करना। इसके पीछे पैर रख दोगे बैंड के बीच में तो मूर्खता ही हुई वो, तो है ना। मूर्खता वाले काम करना, या फिर मेंटली कंफ्यूज्ड होना और समझ में ना आना कि क्या सही है क्या गलत है। ऑल आईज एंड ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है, ऑल आईज एंड ईयर्स मतलब आपके सामने कोई चीज है, कोई चीज चल रही है या कोई चीज आपको दिखाई जा रही है, और एंड यू आर ऑल आईज, मतलब ऑल आईज का मतलब क्या है कि आपकी आंखें बिल्कुल उसी दिशा में है, एंड ऑल ईयर्स, और आपके जो कान है बिल्कुल वही है, यानी कि आप बिल्कुल क्या हो, अटेंटिव हो। मतलब कोई चीज आपको सुनाई या दिखाई जा रही है और आप उसके प्रति क्या होते हो, ऑल आईज एंड ऑल ईयर्स। इसका मतलब कान भी पूरा वहीं पे और आंख भी पूरी वहीं है, यानी कि पूरा ध्यान दे रहे हो आप। ठीक है। टू पे अटेंशन, यानी कि अटेंशन पे करना, या लिसनिंग एंड वॉचिंग ईगरली एंड केयरफुली, मतलब बहुत सावधानी से और बहुत ईगरली, उत्सुकता के साथ किसी चीज को देखना और सुनना। ठीक है, समझ में आ रहा है? गो बनानास का मतलब क्या होता है, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री और एक्साइटेड। गो बनानास, अगर आप किसी को बोलते हो ही वेंट बनानास, जैसे आप बोलते हो कि ही वेंट बनानास, इसका क्या मतलब है, वो केले लेने चला गया, नहीं। ही वेंट बनानास का मतलब है ही बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री एंड एक्साइटेड। समझ गए मेरी बात? अब यहां पर दे रखा कि भैया ट्रेनर ने कहा हम लोगों को कि तुम लोगों को इनमें से एक काम करना है। अगले जो सेशन होगा ना, जो अगला सेशन होगा जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना है, रेनबोज को चेज करना है। मतलब किसी ऐसे काम में टाइम वेस्ट करना है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। किसी ऐसी चीज के लिए टाइम वेस्ट करना है जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं। यहाँ पर तो एक इंपॉर्टेंट सेशन की बात हो रही है, टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे बच्चे अपना। ठीक है, क्योंकि ये सेशन है, उनको मिल जाएगा, सेशन प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने की बात नहीं हो रही जिसमें टाइम वेस्ट हमें करना है, नहीं। क्या बच्चे यहाँ पर मूर्खता करेंगे? क्या बच्चे यहाँ पर फूलिश थिंग्स करेंगे? नहीं करेंगे। बच्चों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। यही तो बोलना चाह रहा है ट्रेनर कि भैया आपको ध्यान देना है। कब? जो अगला इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा उस पर क्या करना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो बच्चों को क्या करना है, क्या बच्चे क्या करेंगे, गो बनानास करेंगे, यानी कि बच्चे क्या एक्सट्रीमली एंग्री हो जाएंगे या एक्सट्रीमली मैड हो जाएंगे, नहीं ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आइज एंड ईयर्स। ठीक है। द ट्रेनर आस्क्ड फॉर ऑल आइज एंड ईयर्स ऑन हर, मतलब उन्होंने कहा कि सारी जो आपकी आंखें और सारे जो आपके कान है वो मेरे पर होने चाहिए, यानी कि आपका पूरा ध्यान मेरे पे होना चाहिए, ये मतलब है इसका। समझ गए? द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। टू लिव इन द फास्ट लेन का क्या मतलब होता है? टू लिव इन द फास्ट लेन का मतलब होता है कि जब आप अपनी लाइफ को क्या करते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ को जीते हो। मतलब आप अपनी लाइफ में सोचते हो कि हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहे, हमेशा रिस्क बना रहे, एडवेंचर बना रहे, इसको बोलते हैं टू लिव इन द फास्ट लेन। टू लिव इन द फास्ट लेन। तो क्या होगा, ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम, अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, रेसिंग अवे टू द मून, या अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड, अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। इन द फास्ट लेन का मतलब क्या होता है, विद एक्सट्रीम, और ये एक्सट्रीम होने की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, डेंजरस एक्साइटमेंट।
ठीक है, विद एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम होने की वजह से कभी कभी वो चीज़ क्या हो जाती है, डेंजरस हो जाती है। मतलब कोई कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी लाइफ में हमेशा एक्साइटमेंट चाहते हैं, अब चाहे एक्साइटमेंट के साथ में रिस्क भी क्यों ना आ जाए लेकिन उनको चाहिए, तो उसको बोलते हैं इन द फास्ट लेन। क्या बोलते हैं? इन द फास्ट लेन। ठीक है, अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा डैश अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू डैश अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स, कि अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट डैश डैश करे। अब 4 इडियम्स यहाँ पर दिए हुए भाई, जब तक आपको इनका मतलब नहीं पता तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या भरना है। इनका मतलब समझ लेते हैं, आ जाओ। फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनेस, फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनेस। अब देखो, बटर का मतलब आपको पता है मक्खन, और मक्खन लगाना भी होता है, और पार्सनिप्स का मतलब क्या होता है? पार्सनिप्स का मतलब वो होता है जो बोलते हैं ना चुकंदर, चुकंदर जानते हो, बीट रूट जिसको बोलते हैं, उसी को पार्सनिप्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली लंबे लंबे होते हैं, गोल नहीं होते, लंबे लंबे होते हैं। अब एक बात बताओ, आप खाने के लिए खाने की टेबल पे बैठे या खाने के लिए जमीन पे बैठे, जैसे भी बैठे, और आपके सामने किसी ने ला के रख दिया बटर, तो आपने गैस किया कि यार बटर अगर दे रहा तो बटर के साथ में मेरे को टोस्ट देगा, यानी कि ब्रेड देगा, ब्रेड बटर जैम खाएंगे। लेकिन उसने आपको बटर ला के दे दिया और साथ में उसने आपको क्या ला के दे दिया? पार्सनिप्स, यानी कि उसने आपको चुकंदर ला के दे दिया और उसने बोला खाओ। आप बोला ये क्या, मैं चुकंदर पे ब्रेड लगा के कैसे खाऊं? वो आपको ना मीठे मीठे शब्द बोल रहा है, बड़े प्यारे प्यारे शब्द बोल रहा है, फाइन वर्ड्स। वो आपको बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोल रहा है कि तू तो मेरा भाई है, तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तू तो हर चीज़ को मैनेज कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी कि पूरी चापलूसी कर रहा है वो आपकी। और इस फाइन वर्ड्स को बोलते 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 उसने आपको बटर दे दिया पार्सनिप्स के साथ में। आप बोल रहे हो भाई देख ऐसा है कि तू कितने भी फाइन वर्ड्स बोल ले अभी, तू कितने भी अच्छे शब्द बोल ले अभी, लेकिन ये जो बटर है ना, ये पार्सनिप्स पे नहीं लगा सकता मैं इस बटर और पार्सनिप्स को नहीं खा सकता। इसका क्या मतलब होता है? फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, मतलब तुझे क्या लग रहा है तू अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलेगा तो मैं इस पार्सनिप के ऊपर बटर लगा लूंगा और खा लूंगा इसको। फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, तेरे कितने भी अच्छे वर्ड्स हैं वो पार्सनिप्स को बटर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है देखो, नथिंग इज अचीव्ड बाय एम्प्टी वर्ड्स और फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब चापलूसी, कि मतलब कितनी भी चापलूसी कर लो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये मतलब होता है इसका। समझ में आया? कि तुम कितने भी अच्छे बोल लो, कितनी भी चापलूसी कर लो, इसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। जैसे कोई आपसे बहुत चापलूसी कर रहा है कि भाई तू तो सबसे महान इंसान है, तू ये है, तू वो है, और आपको पता है कि वो क्रिकेट के टिकट के लिए कर रहा है, क्रिकेट मैच के टिकट के लिए कर रहा है, और आपके पास टिकट ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? भाई देख ऐसा है, फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, कि भाई तेरे जो चापलूसी वाले वर्ड्स है इससे तेरे को कुछ अचीव अभी होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है नहीं। ठीक है, फाइंडर्स कीपर्स, लूजर्स वीपर्स। कीपर्स का मतलब रखने वाले, वीपर्स का मतलब रोने वाले। जब ये ना बहुत पुरानी टर्म है, बाहर के देशों में यूज हुआ करती थी, और बच्चे जब खेला करते थे ना तब ये वहां से टर्म निकल के आई है। कि जैसे मान के चलो कोई पर्सन, जैसे 2-4 बच्चे जो है ना मैदान में खेल रहे हैं, और उनमें से अगर मान लो एक बच्चे की कोई चीज़ खो जाती है, जैसे किसी का मान के चलो एक छोटा सा कोई टॉय है वो खो गया और दूसरे को मिल गया, तो जिसको मिला फाइंडर जो है वो उसको कीप कर लेगा, मतलब रख लेगा, और जो लूजर है वो वीप करता रहेगा, वो रोता रहेगा। तो बच्चे बोला करते थे कि भाई देख अगर मेरे को मिल गई तो मैं दूंगा नहीं, बोलते थे ना बच्चे। तो देखो, अ पर्सन कैन कीप व्हाट ही और शी हैज फाउंड। एक व्यक्ति अगर उसको कुछ मिला है तो वो रख सकता है, एंड डज नॉट नीड, और कोई जरूरत नहीं है टू गिव इट बैक टू द पर्सन हु हैज लॉस्ट इट, मतलब जिसका वो खोया है उसे लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बच्चे लोग यूज किया करते थे आपस में टर्म्स कि भाई देख फाइंडर्स कीपर्स लूजर वीपर्स, कि अगर किसी की कोई चीज खोती है और मुझे मिलती है तो मैं दूंगा नहीं भाई, पहले बता दे रहा हूँ। और वहां पर फिर ये फ्रेज यूज करता था, बिकॉज यू ऑल नो दैट फाइंडर्स कीपर्स एंड लूजर्स वीपर्स। ठीक है, फाइट द गुड फाइट, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू व्हाट इज राइट, मतलब जो चीज सही है उसको करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन प्रयास करना है। इसलिए हम बोल रहे हैं टू फाइट अ गुड फाइट, फाइट द गुड फाइट, मतलब जो अच्छी लड़ाई है। अच्छी लड़ाई मतलब अच्छे काम। यहां पर गुड फाइट का मतलब क्या है? गुड फाइट का मतलब क्या है? यहां पर अच्छे काम, मतलब अच्छे काम करने के लिए फाइट करना। इसलिए लिखा है मैंने टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू व्हाट इज राइट, टू एक्ट इन अ वे दैट इज वर्चुअस और ऑनरेबल, मतलब इस तरीके से एक्ट करना जो कि क्या है? वर्चुअस है और ऑनरेबल है, मतलब सम्मानजनक है और वर्चुअस है। सम्मानजनक और वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब क्या है? गुण संबंधित, मतलब कोई ऐसा काम करना जो गुण संबंधित हो, अब गुण संबंधित ना हो, अच्छा हो, ऑनरेबल हो, यानी कि यू आर फाइटिंग द गुड फाइट। फाइट फायर विद फायर, बोलते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, सुना होगा आपने, जहर को जहर काटता है, सुना होगा आपने, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहे से काटना। यानी कि क्या मतलब है? यू डील विथ पीपल, आप लोगों से डील करते हो
लोगों का सामना करते हो, अटैकिंग और थ्रेटनिंग, उसी तरीके से अटैक करके या उसी तरीके से धमका के, बाय यूजिंग सिमिलर मेथड्स, देखो लिखा है ना सिमिलर मेथड, मतलब वही तरीका आप अपनाते हो लोगों को मारने के लिए, धमकाने के लिए, टू द वंस दैट दे आर यूजिंग, जो वो यूज कर रहे हैं। हम ये कब यूज करते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको धमका रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो आप भी उसको धमकी दो, यानी कि जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव कर रहा है आप भी वैसा बिहेव करो। इसी को बोलते हैं लोहे को लोहा काटता, कि अगर वो आपको मार रहा है आप भी मारो, आप चुप मत रहो। यानी कि ठीक उसी तरीके से अटैक या थ्रेटन करना जिस तरीके से सामने वाला आपके साथ कर रहा है, यानी कि फाइट फायर विथ फायर, ठीक है, फायर का जवाब फायर से। अब इसका आंसर तो बता दो। आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू डैश अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर, जो उसके साथ में क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, फाइंड वर्ड्स बटर नो पासनिप्स, या फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स, या फाइट द गुड फाइट, या फाइट फायर विथ फायर। यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड को कुछ अच्छा करने के लिए बोल रहा हूँ ना, मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि भाई देख जो तेरे साथ में गलत कर रहे हैं, जो तेरे साथ में गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ तो कर, यानी कि उनके खिलाफ लड़, उनके खिलाफ आवाज उठा, यानी कि फाइट द गुड फाइट। गुड फाइट का मतलब जो अच्छा काम है, क्योंकि वो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो तुमसे लड़ेगा ना, क्योंकि अच्छा काम है, ये बुरा काम नहीं, अच्छा काम है, यानी कि यू हैव टू फाइट द गुड फाइट। तो मैंने क्या बोला, आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू फाइट द गुड फाइट अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स, जो उसके एम्प्लॉयर्स हैं उनके अगेंस्ट क्या करो, लड़ाई लड़ो, अच्छी वाली लड़ाई, इसलिए फाइट द गुड फाइट। समझ में आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक इडियम ना पता हो तब तक आप नहीं कर पाओगे। और सारे नए इडियम्स हैं, मतलब एक समय में होता था कि सारे के सारे पुराने इडियम्स को रिपीट कर दिया जाता था, लेकिन इडियम्स और वन वर्ड्स के मामले में एसएससी को मानना पड़ेगा कि नए नए इडियम्स और वन वर्ड्स भी बहुत सारे जो हैं इन्होंने हमारे सामने रखे हैं पिछले कई सालों में, 2-3 सालों में खास करके। जैसे देख लो सारे के सारे नए इडियम्स हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, मतलब सालों की दुश्मनी के बाद, राइवलरी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी, सालों की दुश्मनी के बाद द टू फैमिलीज डिसाइडेड टू बेरी द हैचेट। हैचेट का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, हैचेट का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, और बेरी का मतलब क्या होता है, दफन करना। दोनों परिवार ने डिसाइड किया कि भाई अपने अपनी जो कुल्हाड़ी है उसे वो जमीन में दफन कर देंगे। तो कुल्हाड़ी को जमीन में दफन करने का मतलब दुश्मनी खत्म, कुल्हाड़ी को जमीन में दफन कर दिया मतलब दुश्मनी खत्म कर दी। तो क्या हो जाएगा, टू कंटिन्यू एन ओल्ड क्वेरल, नहीं, टू एंड अ क्वेरल बाय नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, या टू एंड अ क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली, या टू स्टार्ट अ न्यू क्वेरल। क्या आंसर होगा इसका, टू एंड अ क्वेरल बाय नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, या टू एंड अ क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली। तो ये इसका आंसर है, मतलब लड़ाई खत्म करके दोस्त बन जाना, लड़ाई खत्म करके दोस्त बन जाना, यानी कि अपने अपनी कुल्हाड़ी को दफन कर दिया हमने, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, मुझे ये फेरी टेल्स मत सुनाओ, परियों की कहानी मत सुनाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर, बस मुझे रियल मैटर जानना है, डैश, इन द कोल्ड, या इन अ फोर्टनाइट, या इन द लॉन्ग रन, या इन अ नटशेल। 4 इडियम्स हैं, चारों की मीनिंग पता होनी चाहिए। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 14 डेज, फोर्टनाइट का मतलब अ पीरियड ऑफ 14 डेज। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मुझे रियल मैटर जानना है इन द फोर्टनाइट, 14 दिन में, मुझे रियल मैटर जानना 14 दिन में, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है इवेंचुअली, इवेंचुअली या फिर कह सकते हो फाइनली, इवेंचुअली या फिर कह सकते हो फाइनली। ओवर अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, या इन द एंड, अंत में, या फिर कह सकते हो ओवर अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बोलते हैं ना कि तुम मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये जो मैंने बोला ना ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, इसकी जगह मैं क्या बोल सकता है, इवेंचुअली, कि कीप हसलिंग या कीप वर्किंग हार्ड एंड इवेंचुअली यू विल गेट द रिजल्ट। तो इवेंचुअली का मतलब क्या है कि लंबे समय तक किसी काम को करते रहो, और फाइनली जब हम बोलते हैं ना तो उसी को हम बोलते हैं इवेंचुअली। क्या बोलते हैं, इवेंचुअली, या फिर इन द एंड, देखो लिखा भी है इन द एंड, इवेंचुअली, या फिर इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का क्या मतलब होता है, नट का मतलब क्या होता है, नट का मतलब मूंगफली होता है, बादाम होता है, और शेल मतलब उसका छिलका। तो वो कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी बात को मुझे नटशेल में दो, नटशेल में दो का मतलब क्या है कि नटशेल बहुत छोटा होता है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बात को इस नटशेल में फिट कर दो। इसका मतलब ये जो इतनी लंबी चौड़ी बात है ना, उसमें से जो मेन चीज है, जो मेन बात है, उसको निकाल के इस नटशेल में डालो। इसका मतलब होता है मेन बात, मतलब इधर उधर की बात ना करके जो केवल मेन पॉइंट है, जो केवल रियल पॉइंट है, जो केवल रियल बात है, उसकी बात कर रहा हूं। इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, सारांश में। क्या बोलते हैं, सारांश में, कि मुझे सब नहीं जानना, मुझे जानना है सारांश में, यानी कि शॉर्ट में। बोलते हैं ना कि मुझे शॉर्ट में बता, बोलते हैं ना कि मुझे शॉर्ट में बता, सारांश में बता, ब्रीफली। तो क्या हो जाएगा, इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, मतलब इतने कम शब्दों में जितना कि पॉसिबल है, या फिर इन अ वेरी ब्रीफ वे, मतलब सारांश में, बिल्कुल कम शब्दों में।
तो यही तो बोलना चाह रहा है कि मुझे तेरी परियों वाली कहानी नहीं सुननी, मुझे बस जो रियल मैटर है वो जानना है इन अ नटशेल, यानी कि सारांश में, कम शब्दों में। ये लंबी चौड़ी कहानी मत सुना, फेरी टेल मत सुना, कम शब्दों में मुझे क्या बता दे, पूरी की पूरी जो रियल मैटर है वो बता दे, यानी कि इन अ नटशेल। द शॉपकीपर वॉज स्लाई एज अ फॉक्स। स्लाई एज अ फॉक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट एंड क्लेवर। डिसऑनेस्ट एंड क्लेवर। अगर आप एक फॉक्स की तरह स्लाई हो तो स्लाई का मतलब होता है डिसऑनेस्ट एंड क्लेवर, यानी कि आप एक फॉक्स, एक लोमड़ी की तरह क्या हो, लोमड़ी की तरह आप चालाक भी हो, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, और लोमड़ी की तरह आप बेईमान भी हो। तो अगर किसी व्यक्ति को आप बोलते हो यू आर एज स्लाई एज अ फॉक्स, इसका मतलब यू आर डिसऑनेस्ट एंड क्लेवर। दे रखा है कहीं पर स्लो, सस्पिशियस, इन कंफ्यूजन। डिसऑनेस्ट नहीं दे रखा है लेकिन क्लेवर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट एंड क्लेवर। स्मार्ट एंड क्लेवर लेकिन किस वे में? डिसऑनेस्ट वे में। एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, पढ़ते हैं एक बार। द शॉपकीपर वॉज स्लाई एज अ फॉक्स एंड ट्राई टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। और उसने अपना जो ओल्ड स्टॉक है, वो ओल्ड स्टॉक जो उसने रखा था, पुराना माल, वो बेचने की कोशिश की। तो देखो मैंने कहा ना, बेईमानी से जुड़ा होगा, बेईमानी से जुड़ा होगा। क्लेवर तो हो आप, लेकिन आपका जो नेचर है वो बेईमानी वाला भी है साथ में, यानी कि स्मार्ट एंड क्लेवर लाइक अ फॉक्स। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बारिश में बाहर जाना चाहिए। इट्स डैश, इट्स व्हाट? रेन ऑन कैट्स एंड डॉग्स, स्टॉर्मिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, या रेनिंग डॉग्स एंड पपीज। एक इडियम होता है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या होता है? टू रेन हैविली, टू रेन हैविली, यानी कि बहुत तेज बारिश होना। बहुत तेज बारिश होने को क्या बोलते हैं? हिंदी में भी लिख लो, बहुत तेज बारिश होना। जैसे अगर आपको बोला ना कि बारिश यार बहुत तेज हो रही है, और अगर आपको उसको थोड़ा सा फैंसी बनाना आइडियम यूज करके, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलो, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलोगे? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई इडियम की? इसका ओरिजिन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे गांव घरों के अंदर क्या होता है ना, जो मकान होते हैं वो खपड़े वाले होते हैं। खपड़ा जानते हो ना? मतलब ऐसा होता है, ऐसे ऐसे गोल सा ईंट जैसा ही होता है, वो भी ऐसे गोल सा होता है, वैसा होता है। और छप्पर होते हैं, मतलब घास फूस की छतें होती हैं। गाँव के जो घर होते हैं, आज भी बहुत सारे घर ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो होता क्या है, सर्दी के मौसम में वो जो छप्पर होता है ना, घास फूस का जो बना होता है छत, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं ना, बिल्लियां या कुत्ते होते हैं, छोटे छोटे जो जानवर वगैरह होते हैं, वो उसमें छुप जाते हैं जाके। आप समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो उसमें जाके छुप जाते हैं। और आप अपने घर में बैठे हो और आपको नहीं पता कि आपकी जो छत है उसमें बिल्ली वगैरह, कुत्ते वगैरह, छोटे छोटे जो है बेचारे छुपे हुए हैं, अपने आप को धूप, बरसात, मौसम, इन सबसे बचाने के लिए। और तभी अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश हुई कि आपके घर का जो छत है ना, क्योंकि घास फूस का बना है, वो टूट गया। आपके घर का जो छत है वो क्या हो गया? टूट गया। और जैसे ही वो छत टूटा, आपके घर में बहुत सारे कुत्ते बिल्ली गिरने लगे। आपके घर में क्या गिरने लगे? बहुत सारे कुत्ते बिल्ली। कहां से? जो छप्पर में छुपे हुए थे। और जो बाहर व्यक्ति खड़ा है उसको तो नहीं पता कि छुपे हुए थे, वो पता है, देख रहा है, और उसने बाहर जाके क्या हल्ला फैला दिया, अरे उसके घर में तो कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है, उसके घर में कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है। यानी कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब ऊपर बरसात से पानी ना गिरकर बल्कि कैट्स एंड डॉग्स गिर रहे हैं। बारिश में पानी ना गिर के कैट्स एंड डॉग्स गिर रहे हैं। तो क्या वो सच बोल रहा है? वो सच नहीं बोल रहा है। असल में उसके कहने का मतलब क्या है? उसके कहने का मतलब है, या फिर जो रियल सिचुएशन है वो क्या है, कि इतनी तेज बारिश हुई कि वो जो कुत्ते बिल्ली छुपे थे वो नीचे गिर गए। तो इस टर्म को डिपिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत तेज बारिश होना। कि कैट्स एंड डॉग कब गिर रहे हैं आपके घर में? जब बहुत तेज बारिश हो रही है। तो इसका यहाँ से जो ओरिजिन है वो यहाँ से निकला है। ठीक है, बहुत तेज बारिश होने को क्या बोलते हैं? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यही इसका ओरिजिन है। आप सर्च करेंगे, पता करेंगे, तो यही इसका ओरिजिन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू कीप वंस टेम्पर, अपना टेम्पर बनाए रखना, यानी कि टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड, यानी कि शांत रहना। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है? शांत रहना, गुस्सा ना करना, गुस्सा ना करना। क्या आंसर हो जाएगा? टू मीट विद डिजास्टर, टू बिकम इम्पेशेंट, या टू बिकम एंग्री, या टू रिमेन काम। द करेक्ट आंसर इज टू रिमेन काम, यानी कि शांत रहना। ठीक है। टू गेट, एक ओल्ड नहीं है, कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है, बोलते हैं ना हम लोग, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, इसका क्या मतलब होता है? बहुत डर जाना, बहुत डर जाना, या नर्वस हो जाना।
जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, तो आप एक टर्म यूज करते हो ना, यार मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए, यार उसको देखते मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, पापा को देखते मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मतलब मैं बहुत डर गया, बहुत नर्वस हो गया। तो क्या हो जाएगा? टू बी अफ्रेड, टू फॉल सिक, टू बी इंडिफरेंट या रन फॉर अ लाइफ, टू बी अफ्रेड। गेट कोल्ड फीट का मतलब डर जाना, टू बी अफ्रेड। द इंडियन टीम हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक का मतलब पीठ, अगेंस्ट का मतलब ऐसे सहारे, द वॉल मतलब आपकी जो पीठ है वो ऐसे दीवार के सहारे लगी हुई है। सोचो, आप थोड़ा सा गेस करो, जो मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ उसको इमेजिन करो कि आपके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ आपको मारने के लिए, जान से मारने के लिए। आप उससे जान बचाने के लिए एक गली में घुसे, एक गली में भागते रहे भागते रहे भागते रहे, और आपने देखा कि गली के एंड में एक दीवार है। गली के एंड में क्या, एक दीवार है, मतलब आपके लेफ्ट लेफ्ट में और राइट में तो घर हैं सारे के सारे, दीवारें हैं ऑलरेडी, और जहां आप भागने की कोशिश कर रहे हो उस डायरेक्शन में एक दीवार है, और आपने देखा कि अब इससे आगे तो भाग नहीं सकते, तो आप ऐसे पीछे मुड़ गए और आपकी जो पीठ है दीवार के सहारे लग गई, और आपने देखा कि जो आपको मारने वाला वो आपके सामने से आ रहा है। यानी कि आज जो आपकी जो बैक है वो अगेंस्ट द वॉल है, यानी कि वॉल के साथ लगी हुई है और सामने से आपको मारने वाला आ रहा है, यानी कि आप कहीं भाग ही नहीं सकते। आपकी जो बैक है अगेंस्ट द वॉल है, वॉल के साथ लगी हुई है, यानी कि आपके पीछे वॉल है, यानी कि आप पीछे भाग नहीं सकते, और लेफ्ट राइट में जगह है नहीं। समझ में आ रहा है? बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है नो एस्केप। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है? नो एस्केप, यानी कि भागने का कोई रास्ता ना होना, बचने का कोई रास्ता ना होना, कोई तरीका ना होना। तो इंडियन टीम के पास में ना भागने का बचने का कोई तरीका था नहीं, यानी कि मुसीबत में फंसी होगी, ठीक है, बट मैनेज टू फाइट बैक, लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे करके फाइट बैक करना मैनेज कर लिया। तो इन एक्सट्रीम जॉय होगा नहीं, स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांस विद नो एस्केप। देखो ये रहा, मिल गया आपको आंसर। मतलब एक डिफिकल्ट हालात में फंसे हो ना, जहां पर आपके पास क्या है, बचने का या निकलने का रास्ता नहीं है, यानी कि आपका जो बैक है वो अगेंस्ट द वॉल है। याद हो जाएगा, अभी तक जितने भी कराए मैंने, याद हो गया होगा आपको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टॉम वेटेड अंटिल डैश टू स्टार्ट वर्किंग, द 12th आवर, द 13th आवर, द 10th आवर या द 11th आवर। तो ना 12th आवर होता है, ना 10th आवर होता है, ना 13th होता है, द 11th आवर होता है, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में, ये ईडीएम होता है। तो इनमें से एक ही ईडीएम है, बाकी तो ईडीएम्स है नहीं, एक ही ईडीएम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट पे। तो क्या लिखा? टॉम वेटेड अंटिल द 11th आवर टू स्टार्ट वर्किंग, मतलब उसने लास्ट मोमेंट का वेट किया बिल्कुल, कि लास्ट मोमेंट पे काम स्टार्ट करूंगा, एट द 11th आवर। बिगर फिश टू फ्राई, बिगर फिश टू फ्राई का क्या मतलब है? जैसे मान के चलो कोई आपको ना छोटी छोटी समस्याएं बताया जा रहा है, जैसे आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको छोटी छोटी समस्या बता रहे हैं कि सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर कुर्सी में सर एक कील निकली हुई है, सर सर उसको थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए। दूसरा एम्प्लॉय है, सर देखिए ना टेबल पे सर किसी ने सब्जी का तेल गिरा दिया, सर उसको थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए। तीसरा एम्प्लॉय है, बोला सर देखिए ना मेरे कंप्यूटर में सर बहुत सारे कीबोर्ड में सर धूल इकट्ठा हो गई, सर उसको साफ करा दीजिए। आपका दिमाग खराब हुआ, आपने बोला भाई आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, कि तुम ये छोटी छोटी मछलियां मेरे पास लेके आ रहे हो, छोटी छोटी समस्याएं मेरे पास लेके आ रहे हो। आई हैव बिगर फिश, मतलब मेरे पास तुमसे बड़ी समस्याएं हैं, जो तुम समस्याएं बता रहे हो, या फिर समस्याओं को यहाँ पर मछली समझ लो, समस्याओं को यहाँ पर मछली समझ लो, कि तुम मेरे पास छोटी छोटी मछली लेके आ रहे हो, मतलब छोटी छोटी समस्या लेके आ रहे हो, लेकिन मेरे पास क्या है? बिगर फिश, यानी कि बड़ी समस्या है, टू फ्राई। तुम मेरे पास ला रहे हो छोटी छोटी मछलियां, सर इसको फ्राई कर दो, सर इसको भी फ्राई कर दो, इसको फ्राई कर दो। भाई मेरे पास इससे बड़ी मछली फ्राई करने के लिए, मतलब मेरे पास तुम्हारे से बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, तुम छोटी छोटी प्रॉब्लम मेरे पास लेके आ रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? टू बेयरली गेट समथिंग डन, या हैविंग समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, यही है हैविंग समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। मतलब आपके पास जो आपके पास ऑलरेडी है उसके अलावा आपके पास कुछ और भी ऐसा है जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, जिसको करना ज्यादा जरूरी है, यानी कि बिगर फिश टू फ्राई। और भी बड़े काम है भाई करने के लिए मेरे पास, यही समस्याएं देखता रहूं मैं, कील निकली हुई है, ये है वो है। समझ में आया? विद एग्जाम्पल मैंने कराया तो आपको ईजी हो गया होगा, ठीक है। मैरी इज अ बॉल ऑफ फायर, मतलब एक बॉल है और उस बॉल के चारों तरफ आग लगी हुई है, मतलब बॉल में आग लगी हुई है, तो बॉल ऑफ फायर, या फिर कह लो आग का गोला सीधा। बॉल ऑफ फायर का मतलब क्या हुआ? आग का गोला, आग का गोला। तो आग, अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि यार वो इंसान नहीं है, वो तो आग का गोला है, अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि यार वो तो इंसान नहीं है, वो तो आग का गोला है, मतलब उसके अंदर बहुत एनर्जी है, आग के गोले में एनर्जी होती है, एक्टिव होता है वो बहुत ज्यादा। तो अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो बॉल ऑफ फायर, मतलब बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एक्टिव है ना, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, मतलब पूरा क्या है? आग का गोला है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में रहकर, विद एक्सेस टू द सिटी शी गेट्स, देखो मतलब रहती कहां पर है वो?
ग्रामीण एरिया में, कहां पर रहती है, ग्रामीण एरिया में, लेकिन शहर तक भी उसका एक्सेस है, मतलब शहर भी इजीली आ जा सकती है। वो रहती गांव में है लेकिन गांव से शहर बहुत पास है, तो गांव में रहती है लेकिन इजीली शहर भी आ जा सकती है, यानी कि दोनों मजे ले रही है, गांव के भी मजे ले रही है, शहर के भी मजे ले रही है ना। तो इसके लिए क्या आइडियम हो जाएगा, शी गेट्स व्हाट, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कहीं ना कहीं पढ़ के तो लग रहा सर यही हो सकता है, क्योंकि दोनों अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा रही है कोई, है ना। टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड ऑन क्लाउड नाइन, या इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। चारों का मतलब एक बार समझ लेते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का क्या मतलब होता है, यानी कि अ सिचुएशन इन विच यू कैन एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। जब आप दो अलग अलग चीजों से क्या ले सकते हो, एडवांटेज ले सकते हो एट द सेम टाइम, एक ही समय में, तो उसको हम बोलते हैं द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब होता है दोनों हाथ में लड्डू होना। एक कहावत बोलते हैं ना कि भाई तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू होना। हम बोलते हैं ना कि भाई तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर है या ब्रोकर है, तो वो क्या करता है, जिसकी जमीन वो बिकवा रहा है उससे भी कमीशन लेता है, और जिसको बेच रहा है उससे भी कमीशन, यानी कि उसके दोनों हाथ में लड्डू है, उसको दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज का लाभ मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। तो ऐसी लड़की को भी तो दो अपॉर्चुनिटीज का लाभ मिल रहा था, गांव में रह रही है लेकिन शहर तक एक्सेस है। समझ में आया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। बाकी इडियम की मीनिंग भी देख लो एक बार भाई। टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो कान है ना वो जमीन से लगा के रखो, अगर सोचो जरा, जैसे आप दरवाजे के पास लेट कर अपना जो कान है वो जमीन पे लगा लेते हो, तो अगर आप कान जमीन पे लगा रहे हो उसका मतलब आप किसी चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हो, है ना, अपडेट पाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कान को जमीन से लगा दिया आपने, ईयर टू द ग्राउंड, है ना, ध्यान से किसी चीज को पता करने की कोशिश करना। टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज पर ध्यान देना, दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, जो आपके आसपास हो रहा है, एंड व्हाट पीपल आर सेइंग। अगर मैं आपको बोलता हूं ना कि भाई यू विल हैव टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है, मैं सच में नहीं बोल रहा कि जमीन पे लेट के कान जमीन पे लगा दो, इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अटेंशन पे करना है कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है और लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दा इस समय चल रहा है। जैसे किसी रिपोर्टर को कहा जाता है, ये जब कोई रिपोर्टर किसी न्यूज एजेंसी को ज्वाइन करता है तो न्यूज एजेंसी वाले उसको बोलते हैं कि तू एक रिपोर्टर है, यू विल हैव टू कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, कि तुम्हें अपने जो ईयर है वो ग्राउंड पे रखने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा, अटेंशन पे करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे चारों तरफ चल रहा है, क्या लोग बात कर रहे हैं। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है ना सातवें आसमान पे, बोलते हैं ना कि आज तो खुशी से तू सातवें आसमान पे है, कहने के लिए क्या है, नाइन है, लेकिन सातवें आसमान पे, हम लोग हिंदी में कहावत में बोलते हैं ना कि आज तो खुशी का तेरा ठिकाना नहीं, तू तो आज बिल्कुल सातवें आसमान पे है, इसका मतलब बहुत ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, ये मैं कब यूज करता हूं, देखो इसका क्या मतलब होता है, पेनी का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ के चलो, पेनी का मतलब क्या होता है, मैं अपनी भारतीय लैंग्वेज में आपको समझा दूं। पेनी का मतलब समझो पैसा, और पाउंड का मतलब समझो रुपया। कि भाई देख ऐसा है कि मैं जब इस काम में आया हूं ना, तो अब मैं इस काम को करके ही जाऊंगा। अगर जब मैं इस काम में आया था तो मैंने इस काम में पैसा लगाया था, क्या लगाया था, पैसा, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या लगाना है, रुपया, क्या लगाना है मुझे, रुपया, तो क्या मैं इस काम को छोड़ दूं, नहीं। इन फॉर अ पेनी, जब मैं आया था तो पेनी लगा के आया था, इन फॉर अ पाउंड, अब अगर मुझे पाउंड भी लगाना पड़े तो भी मैं इन ही रहूंगा, आउट नहीं होऊंगा। तो कब यूज कर रहे हैं, जब आप किसी काम में घुस गए हो तो आप उस काम को पूरा करके ही निकलोगे, चाहे कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए। याद हो गया, समझ में आ गया। यू आर फर्मली कमिटेड टू पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, आप कमिटेड हो किसी काम को लेके, इवन दो इट विल प्रॉब्ली कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, चाहे इसके लिए बहुत सारा पैसा ही क्यों ना लग जाए, और यूज लॉट ऑफ रिसोर्सेज इफ यू कंटिन्यू। आप किसी काम को करना स्टार्ट कर चुके हो और आपको पता है कि उस काम में और पैसा लगेगा और रिसोर्सेज लगेंगे, लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, भाई देख इट इज फॉर मी लाइक इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, कि मतलब ये मेरे लिए कैसा है, इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, यानी कि मैं डिटरमाइंड हूं कि मुझे इस काम को करना है, चाहे कितना ही पैसा लग जाए, चाहे कितने ही रिसोर्सेज लग जाए, अगर मैं आ गया हूं तो इस काम को पूरा करूंगा। आते वक्त पेनी यूज की थी, अब पाउंड की जरूरत है तो पाउंड भी यूज करूंगा, ठीक है, इन फॉर अ पेनी एंड इन फॉर अ पाउंड, बाहर नहीं जाने का मैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब क्या होता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। जैसे आपने अपनी जिंदगी अस्त व्यस्त कर रखी है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आप अपनी जिंदगी में कोई एक सर्टेन एम लेकर नहीं चल रहे हो, आपको पता नहीं कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, कभी आप कुछ करते हो, कभी आप कुछ करते हो, कभी भी सोते हो, कभी भी खाते हो, और
अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा भाई, सबसे पहले तो क्या कर, गेट योर एक्ट टुगेदर, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर अच्छे से। ऑर्गेनाइज कर का मतलब अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर, है ना, पहले पता करके तुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ जानकारी प्राप्त कर। टू हैव पेशेंस, टू स्टे टुगेदर, टू एक्ट इन अ प्ले, या गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स बेटर। तो यही तो है कि भाई ऑर्गेनाइज्ड हो जा और चीज़ों को थोड़ा सा बेटर तरीके से कर। अभी तो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा बेटर तरीके से कर, यानी कि क्या बोलेंगे, गेट योर एक्ट टुगेदर। बैक टू स्क्वायर वन इडियम दे रखा है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है, आपने बेसबॉल का गेम अगर देखा होगा तो इस तरीके का एक स्क्वायर होता है, जहां पर जो प्लेयर है जो बैटिंग कर रहा है वो खड़ा होता है, जब वो बॉल को हिट करता है तो होम रन लेने के लिए क्या करता है, वो दौड़ता है, इस तरीके से कुछ होता है, मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है, इस तरीके से। तो जब वो यहां से दौड़ता हुआ, यहाँ दौड़ता हुआ, यहाँ दौड़ता हुआ, यहाँ दौड़ता हुआ, यानी कि वापस अपने स्क्वायर पे आ जाता है, यानी कि वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। बैक टू द स्क्वायर वन, यानी कि स्क्वायर में वापस आ गया, यानी कि शुरुआत में वापस आ गया। तो अगर आप किसी अपने लिए या किसी काम के लिए यूज करते हो कि आई एम बैक टू द स्क्वायर वन, यानी कि मुझे इस चीज को बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब क्या है, नॉट रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, या इन द सेम सिटी, या फाइटिंग विद ईच अदर, या हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन मतलब सब कुछ फिर से शुरू करना, सब कुछ बिल्कुल शुरू से शुरू करना, क्योंकि बैक टू द स्क्वायर वन आप बिल्कुल वहीं पर आ गए जहां पर आप पहले थे। बैक टू द स्क्वायर वन यानी कि सब कुछ बिल्कुल शुरू से शुरू करना। जैसे आप सीजल की तैयारी कर रहे हो, है ना, भगवान ना करे एक साल आपने तैयारी करी और प्री में आप निकल गए, या आपने प्री कर लिया, मेंस में आप निकल गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि बैक टू द स्क्वायर वन। ठीक है। बी लाइक चॉक एंड चीज, आपके साथ आपका एक दोस्त है, या आपकी महिला मित्र, आपका पुरुष मित्र है, और आप उसको बोल रहे हो कि भाई देख, या देख, भाई तो नहीं बोलोगे खैर, या बहन भी नहीं बोलोगे, कि देखो तुम अगर चौक हो तो मैं चीज हूं। बोले चौक एंड चीज क्या मेल हुआ इसका, मतलब तुम एक इंसान को बता रहे हो, चौक लिखने वाला होता है ना, चौक जिससे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और चीज का मतलब क्या होता है आपको पता, पनीर। तो आप अपनी महिला मित्र या पुरुष मित्र को बोल रहे हो कि तुम अगर चौक हो मैं तुम्हारा पनीर हूं, या मैं अगर चौक हूं तुम मेरी पनीर हो। तो वो बोलेगा या बोलेगी भाई तू पागल हो गया, पी के आया क्या, पी के आई है क्या, है नशा करके आई है। चौक एंड चीज का क्या मैच हुआ, चौक एंड चीज बिल्कुल दो अपोजिट चीज हैं, दो बिल्कुल अलग चीज हैं, इनमें कोई मैच ही नहीं। तो यही तो इसका आंसर है, टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यही तो इसका आंसर है। अगर दो इंसानों के लिए आप बोलते हो कि दे आर लाइक चौक एंड चीज, अगर आप दो लोगों के लिए यूज करते हो कि दे आर लाइक चौक एंड चीज, मतलब वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, उसकी सोच अलग है, उसका मानना अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका मानना अलग है। दे आर लाइक चौक एंड चीज, एक अगर चौक है तो दूसरा चीज है। ग्रेटा थनबर्ग, यहां पर आपको इडियम फिल करना है। ग्रेटा थनबर्ग डैश व्हेन शी डेयर्ड टू क्वेश्चन अबाउट अकाउंटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जब उसने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसके बारे में जब ग्रेटा थनबर्ग ने क्वेश्चन पूछा तो उसने क्या कर दिया, ये कर दिया, क्या कर दिया, चार इडियम है, मीनिंग समझो। सो वाइल्ड ओट्स, सो का मतलब क्या होता है, बोना, बोना नहीं, बोना जैसे बीज बोते हैं ना, बोना, उस बोने की बात कर रहा हूं, सो मतलब बोना। सो वाइल्ड ओट्स, अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप ना वाइल्ड ओट्स जो होते हैं, जंगली ओट्स, आप उसको बो रहे हो, उसके बीज बो रहे हो। तो जब वो बड़े होंगे, जब वो पौधे बनेंगे, जब वो पौधे बनेंगे तो क्या होगा, उसके कांटे आप ही को लगेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। देखो रियल टर्म में कुछ और मीनिंग है इसका, और अगर वर्ड बाय वर्ड जाओगे तो कुछ और मीनिंग है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं वाइल्ड ओट्स को सो कर रहा हूं, मतलब उनको मैं, उनके बीज को मैं जमीन में बो रहा हूं, यानी कि मैं कुछ ऐसी गलती कर रहा हूं जो अभी छोटी गलती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो गलती है, लेकिन जैसे जैसे वो गलती बड़ी होगी, या फिर मैं बड़ा होऊंगा, या फिर वो पौधा बड़ा होगा, तो वैसे वैसे पता लगेगा कि हाँ वो जो मैंने गलती की थी उसकी वजह से आज मुझे नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर मैंने वो बीज ना बोया होता तो आज ये कांटे मुझे ना चुभते, अगर मैंने वो वाइल्ड ओट्स नहीं सो किए होते तो आज मुझे कांटे ना चुभते। इसका मतलब हम इसको रियल टर्म में कैसे यूज करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी जवानी में या बचपन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है कि काश बचपन में वो गलती ना की होती, काश जवानी में गलती ना की होती। ठीक है। और इसका जो रियल यूज है ना, इसका जो रियल यूज है वो तभी यूज किया जाता है जब कोई इंसान अपनी जवानी में बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अंदर रहता है या बहुत सारी गलतियां करता है। टू डू वाइल्ड एंड फूलिश थिंग्स इन वंस यूथ, अपनी जवानी में बहुत सारे वाइल्ड और फूलिश थिंग्स करना, खास करके हैव मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ता है बाद में।
तो उसके लिए हम यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि यार काश मैंने जवानी में ऐसे ऐसे काम ना किए होते, वो सब ना किया होता, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे आज पछताना पड़ रहा है। यानी कि मैंने वो जो बीज बोए थे वाइल्ड ओट्स के, वो बड़े हो गए तो उन्हीं का कांटा मुझे आज चुभ रहा है। तो समझ रहे हो दोनों सिमिलर कैसे है? क्लियर हो रहा है? टू सो वाइल्ड ओट्स का मतलब कि बचपन या जवानी में की हुई गलती को लेकर बाद में पछताना। कीप द पॉट बॉइलिंग। पॉट का मतलब क्या होता है? कोई भी बर्तन, जैसे टी पॉट, चाय जिसमें बनाते हैं, है ना, या चाय जिसमें गर्म करते हैं, टी पॉट, उसी को समझ लो। और उसमें मान लो पानी या चाय है, उसको आप बॉईल कर रहे हो, और मैं आपको बोल रहा हूँ कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी कि पॉट को बॉईल करते रहो, उबालते रहो। इस पॉट को क्या करते रहो? बॉईल करते रहो, यानी कि किसी भी काम को कंटिन्यू रखो, किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू रहने दो, है ना। टू कंटिन्यू, टू राउज, इंसाइट, प्रोवोक समवन या समथिंग, टू मेक श्योर दैट अ प्रोसेस डज नॉट स्टॉप। मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई एक काम कर, उसको भड़काता रहे, उसको भड़काता रहे, उकसाता रहे, भड़काता रहे, ताकि ये जो प्रोसेस है, ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये कभी खत्म ना हो, कभी स्टॉप ना हो। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि तू काम कर, इस झगड़े को ना खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों को लड़ा के हमें इनकी जमीन ले लेनी है, तो इस झगड़े को खत्म नहीं करना है। तो एक काम कर, इनको प्रोवोक करता रहे, इनको इंसाइट करता रहे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काता रहे, उकसाता रहे इनको, ताकि क्या हो, जो लड़ाई झगड़ा है, प्रोसेस का मतलब यहाँ पर समझ लो लड़ाई झगड़ा, ये चलता रहे। यानी कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ब्रदर लिसन टू मी, कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब इस प्रोसेस को खत्म मत होने दो, कुछ ऐसा करते रहो, भड़काते रहो, उकसाते रहो, किसी काम को कंटिन्यू करते रहो, ताकि प्रोसेस कभी रुके ना। कीप द पॉट बॉइलिंग, ठीक है। गिव द डेविल हिज ड्यू। डेविल का मतलब क्या होता है? शैतान, और ड्यू का मतलब क्या होता है? सम्मान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो, कभी कभी होता है ना कि एक बुरा आदमी भी जो होता है, जिसको आप बुरा समझते हो, जो वास्तव में बुरा है, कभी कभी वो भी आपके लिए कुछ अच्छा कर देता है। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि भाई देख, माना कि वो बुरा इंसान है, माना वो बुरा आदमी है, लेकिन उसने जो ये वाला काम किया वो तेरे हित के लिए किया है। यानी कि उसने लाख बुरे काम किए, लेकिन उसने एक काम तेरे हित में किया है, यानी कि गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब इस काम के लिए जो सम्मान वो डिजर्व करता है वो उसको दे दे। गिव द डेविल हिज ड्यू, माना कि वो डेविल है, लेकिन इस काम के लिए वो जो सम्मान डिजर्व करता है वो दे दे। गिव द डेविल हिज ड्यू। टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्ट, सॉरी, एडमिट, ये स्वीकार कर लेना, दैट समवन डू नॉट लाइक, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं पसंद करते या जिसको आप एडमायर नहीं करते, डज हैव, उसके पास भी हो सकती है कुछ अच्छी क्वालिटी, ठीक है। एडमिट दैट समवन यू डू नॉट लाइक और एडमायर डज हैव सम गुड क्वालिटीज, कि भाई देख, तुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि बेशक तू उसको पसंद नहीं करता, बेशक तेरे को वो पसंद नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर ये बात जो है ना, ये क्वालिटी जो उसके अंदर अच्छी है, तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि यू विल हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, यू विल हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी कि उसमें लाख बुराइयां हैं लेकिन ये उसमें अच्छाई है। जैसे बोलते हैं ना कि रावण में लाख बुराइयां थी लेकिन वो चरित्रहीन नहीं था, रावण में लाख बुराइयां थे लेकिन वो चरित्रहीन नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया, माना कि तुझे वो पसंद नहीं है, तो उसको पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ उसकी इस अच्छाई को तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। हिट द नेल ऑन द हेड, ये पहले भी आ चुका कल की क्लास में, मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा करना जो एग्जैक्टली सही है, यानी कि टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। टू डू और से समथिंग, कुछ ऐसा करना या कहना जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। तो ग्रेटा थनबर्ग ने क्या किया, एनवायरनमेंट के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए अकाउंटेबिलिटी को ढूंढा कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो उसने जो प्रश्न पूछा, क्या उसने ऐसा करके अपने वाइल्ड ओट्स को सो किया उसने, या उसने कीप द पॉट बॉइल, उसने ऐसा कुछ किया, या उसने डेविल को ड्यू दिया, या उसने बिल्कुल सही बात कही? तो उसने बिल्कुल सही बात कही। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, हिट द नेल ऑन द हेड, ये आंसर है कि ग्रेटा थनबर्ग हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब उसने बिल्कुल सही बात कही। व्हेन शी डेयर टू क्वेश्चन, जब उसने क्वेश्चन पूछा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, तो उसने बिल्कुल सही बात कही, यानी कि शी हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। इनका मतलब समझ में आ गया। द जज वॉन्टेड टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ये भी कल के क्लास में आया था, मतलब क्लास 1 इडियम जो कराया था मैंने उसमें आया था। ये स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब है डायरेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात पता चलना जो उस काम में डायरेक्टली क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, ये रहा। आगे बढ़े, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। बीइंग अ जर्नलिस्ट, योर फर्स्ट ड्यूटी, तुम्हारी जो पहली ड्यूटी है, इज टू व्हाट, इज टू कीप योर ईयर टू द ग्राउंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, मतलब आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानकार रहो। बाकी 4 इडियम में देख लो। ईट हम्बल पाए, कल की क्लास में करा दिया मैंने, मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लेना। टू एडमिट वंस फॉल्ट, टू एडमिट दैट वन वाज रॉन्ग और एक्सेप्ट दैट वन हैज बीन डिफीटेड, हार स्वीकार करना है, गलती स्वीकार करना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड,
हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है अपना खुद का कोई स्वार्थ होना, अपना खुद का कोई स्वार्थ होना। जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ करने लगा अचानक से, पहले नहीं करता था, अचानक से वो आपकी बहुत हेल्प करने लगा, आपके लिए बहुत सारे काम करने लगा, बहुत सारे काम करने लगा, तो आपको लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, पक्का इस काम के पीछे इसका कोई ना कोई स्वार्थ है। तो आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। क्या बोलोगे? डेफिनेटली ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। मतलब ये जो काम वो कर रहा है ना, इसके पीछे उसका खुद का कोई स्वार्थ है। टू डू समथिंग फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब किसी काम को करना सेल्फिश रीजन के लिए, या असेल्फिश एम, कोई सेल्फिश एम या सेल्फिश मोटिव, उसे क्या बोलते हैं? एक्स टू ग्राइंड। बिल्ड कासल्स इन द एयर, ये कल की क्लास में आया था। हवाई किले बनाना, यानी कि कुछ इम्प्रैक्टिकल प्लान बनाना जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। प्लान्स दैट हैव वेरी लिटिल चांसेस ऑफ हैपनिंग, ऐसे प्लान्स जिनके होने के चांस बहुत कम है, या फिर कह सकते हो एन इम्प्रैक्टिकेबल प्रोजेक्ट, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। एज फोनी एज अ $3 बिल, ये भी कल की क्लास में आया था, लेकिन वहां पर फोनी ना देकर वहां पर आपको जेन्युइन दे दिया था, ध्यान रखना। या फिर आपको दे दे फोनी या फिर आपको दे दे जेन्युइन, ध्यान रखना। जेन्युइन या फोनी दोनों में से कोई भी दे सकता है एग्जाम में। एज जेन्युइन एज द $3 बिल या एज फोनी एज द $3 बिल। $3 बिल का मतलब ₹3 का नोट, तो जैसे ₹3 का नोट नहीं होता, ऐसे अगर आप किसी चीज को बोल रहे हो कि भाई तेरी बात बिल्कुल उतनी जेन्युइन है जितनी कि $3 का नोट, यानी कि बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, ना $3 का नोट होता ना तेरी बात जेन्युइन है ना। यानी कि समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव, समथिंग दैट इज जेन्युइन, या समथिंग दैट इज डिस्गस्टिंग, या समथिंग दैट इज फेक, समथिंग दैट इज फेक। जैसे $3 का नोट फेक होता है, ऐसी तेरी बात फेक है। रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, ये भी कल की क्लास में आ चुका है। अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, अपने खुद की तारीफ करना, प्रेजेस हिमसेल्फ, ठीक है। ही वॉज ऑन क्लाउड 9, अभी आया था ऑप्शन में। मैंने क्या बोला था कि जो एक ऑप्शन में आता है वही आगे क्वेश्चन बन के आ सकता है, आया ना। सेम ही साल का है ना, बोलो हाँ कि ना। ऑन क्लाउड 9 का मतलब बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा हैप्पी, बताया था अभी 7वें आसमान पे। फ्रॉम स्क्रैच, टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है? शुरू से। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है? शुरू से। अगर आप किसी को बोलते हो कि स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, इसका मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू करो, यानी कि बैक टू द स्क्वायर वन। बताया था भी एक और इडियम इसका, बैक टू द स्क्वायर वन। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच या बैक टू द स्क्वायर वन। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि बिल्कुल शुरू से, फ्रॉम द स्क्रैच। द होल 9 yards, द डिटेक्टिव वेंट द होल 9 yards इन हिज इन्वेस्टिगेशन। द होल 9 yards का मतलब क्या होता है? पूरा एफर्ट, मतलब जितना भी आपके पास एफर्ट है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, आप सब यूज करते, तो उसके लिए हम यूज करते हैं द होल 9 yards। मतलब जितने भी आपके बस में है, आपने सब कर दिया, आपने सारा एफर्ट लगा लिया, उसके लिए यूज करते हैं द होल 9 yards, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेजरिंग एवरी स्टेप, एवरीथिंग ऑल द वे, क्लोज एफिनिटी विद द लॉ, या टेकिंग द डिस्टेंट कॉल। तो एवरीथिंग ऑल द वे मतलब वो सब कुछ, वो सब कुछ जो आपके बस में है, जो आपके बस में, जो आपके वश में है, या फिर जो आप कर सकते हो, ऐसे करो, वो सब कुछ जो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई आई वेंट द होल 9 yards, आई वेंट द होल 9 yards, आई एम गोइंग, ऐसे मैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बनाता हूं, आई एम गोइंग द होल 9 yards टू गेट एवरी वन ऑफ यू, या एवरी वन सिलेक्टेड। समझ में आ रहा है? यानी कि हर किसी को, आप में से जितने भी है, सबको सेलेक्ट कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? अपना सब कुछ प्रयास कर रहा हूं, अपना सब कुछ लगा रहा हूं, जितना भी मैं लगा सकता हूं, जितना भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो द होल 9 yards का मतलब क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल द वे, वो सब कुछ जो पॉसिबल है। इनटू हॉट वाटर, या फिर कह सकते हो इन द सूप, दोनों का सेम मतलब होता है। अब आपको उठाकर मैं एक बड़े से बर्तन में डाल दूं जिसमें गर्म पानी है, उसमें डाल दूं मैं आपको, तो क्या करोगे? या मैं आपको उठाकर एक ऐसे बर्तन में डाल दूं जिसमें गरम गरम सूप है, तो आप क्या हो? परेशानी में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? हाँ कि ना? ठीक है। इन हॉट वाटर या फिर इन द सूप का क्या मतलब हो जाएगा? परेशानी में आ जाना। अगर आपको उठाकर मैं गर्म पानी में डाल दूं या सूप के अंदर डाल दूं, तो परेशानी में आ जाओगे ना। क्या आंसर हो जाएगा? इनटू ट्रबल, ठीक है। डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? टर्न अ ब्लाइंड आई, देखो समझो मेरी बात को ध्यान से। जैसे इसी का एक होता है टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर। मान के चलो आपका जो ये वाला कान है ना वो डेफ है, मतलब इस कान से आपको सुनाई नहीं देता,
और कोई कुछ बोल रहा है और आप जानबूझ के यही वाला कान उसके सामने कर रहे हो, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, मतलब आपको इससे सुनाई दे रहा है लेकिन आप ये सामने नहीं कर रहे, आप ये वाला कान जो है टर्न कर रहे हो। तो टर्न, टर्न का मतलब किसी की ओर करना, घुमाना। और डेफ ईयर, आपका जो डेफ ईयर है वो आप घुमा रहे हो। यानी कि क्या ऐसा है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो इसलिए आप कान घुमा, नहीं, आप सुनना नहीं चाह रहे हो। अगर आप सच में सुनना चाहते हो तो आप ये वाला कान आगे करते, लेकिन यू आर टर्निंग अ डेफ ईयर, यानी कि अनसुना करना। क्या करना, अनसुना करना, या ऐसे एक्ट करना जैसे कि आपने सुना ही नहीं, ऐसे एक्ट करना जैसे आपने सुना ही नहीं, ऐसी टर्न अ ब्लाइंड आई। अब मतलब मान के चलो आपकी दो आंख है, ये भी है, ये भी है, ये वाली ब्लाइंड है, ये वाली ठीक है। आप किसी चीज को देखने के लिए ये यूज करोगे क्योंकि ये ठीक है, लेकिन आप ये ठीक है इसको आपने कवर कर लिया और जो ब्लाइंड आई है उसी से देखने की कोशिश कर रहे हो। भाई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, कैसे दिखेगा, यानी कि आप देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, है ना, आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। आप ऐसा दिखावा कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि आप तो नोटिस ही नहीं कर रहे। यू आर टर्निंग योर ब्लाइंड आई टू द मिस्चीफ योर चाइल्ड इज अप टू, मतलब आपके बच्चे ने इतनी बड़ी गलती कर दी एंड यू आर टर्निंग द ब्लाइंड आई, मतलब आप अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे तो आपको दिखाई नहीं दिया कि क्या गलती की है उसने, है ना। हैव एग ऑन योर फेस, हैव एग, आप एक स्टेज पे हो, आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, कोई आप कोई कविता सुना रहे हो, कोई गाना सुना रहे हो, और आपने इतना गंदा सुना दिया कि ऑडियंस में जो लोग बैठे उन्होंने आपके मुंह पे अंडे और टमाटर सड़े हुए जो होते हैं वो फेंकना शुरू कर दिया, आपके चेहरे पे अंडा आया। हैव एग ऑन योर फेस, यानी कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, यही मतलब होता है। क्योंकि अंडा तभी पड़ता जब आपने कुछ गलत काम कर दिया हो, कुछ आपने बुरा कर दिया हो, और वो जो अंडा है वो शर्मिंदगी ही है आपके लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिफीट, ऐसे करो ना, मुंह पे अंडे पड़ना, मुंह पे अंडे पड़ना, और कब पड़ते हैं हर कोई जानता है। टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड, मतलब इस तरीके से आपका हाल हो गया है, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा क्या लग रहे हो, फुलिश लग रहे हो, और बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड आपको फील हो रहा है, एम्बैरेसमेंट आपको फील हो रही है। हैव एग ऑन योर फेस, लोग जब मुंह पे अंडे फेंकते हैं तो बड़ा एम्बैरेसमेंट सा फील होता ना कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, या बड़े फुलिश लगते हो आप, ठीक है। ऑन द सेम पेज, अगर हम लोग बोलते हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज, मतलब जिस पेज पे मैं हूं अभी उसी पेज पे वो है, जो मैं पढ़ रहा हूं वही पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बी इन अग्रीमेंट, कि हम दोनों सहमत हैं। अगर हम दोनों सेम पेज पे नहीं होते तो मैं बोलता कि मुझे ये वाला पेज पढ़ना है, वो बोलता मुझे वाला पेज पढ़ना है, एक ही किताब है, तो अग्रीमेंट नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम सेम पेज पे हैं इसका मतलब क्या है, वी आर इन अग्रीमेंट, ठीक है, हम किसी चीज को लेकर सहमत हैं। बाइट द डस्ट, इसका क्या मतलब होता है, मान के चलो आप कुश्ती लड़ रहे हो और आपका जो ओपोनेंट है, आपका जो विरोधी है, उसने आपकी मुंडी पकड़ी या आपने उसकी मुंडी पकड़ी, वैसे जमीन पे लिटा दिया, उसका जो मुंह है आपने जमीन से लगा दिया, मिट्टी से लगा दिया, और उसके मुंह में पूरी मिट्टी चलेगी, यानी कि वो डस्ट को बाइट कर रहा है इस समय, वो इस समय क्या कर रहा है, डस्ट को बाइट कर रहा है, डस्ट माने मिट्टी, मिट्टी को बाइट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, धूल चटाना, क्या बोलते हैं, धूल चाटना। यहाँ पर तो बाइट है ना, तो मतलब धूल चाटना, अगर आप धूल चाट ले रहे हो मतलब आप हार गए, यानी कि सामने वाले ने आपको धूल चटा दी। आप डस्ट को अगर बाइट कर रहे हो, जो डस्ट को बाइट कर रहा है वही तो हारा, वही तो गिरा हुआ नीचे, तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, टू बी डिफीटेड, यानी कि धूल चाट जाना, ठीक है, धूल चाटना मतलब हारना, धूल चाटना मतलब हारना, क्या हो जाएगा, टू सफर अ डिफीट, ठीक है, हार का सामना करना। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ही स्टक टू हिज गन्स, टू स्टक टू वंस गन्स का क्या मतलब होता है, स्टिक टू वंस गन्स होता है, स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स का क्या मतलब होता है, गांव के जो जमींदार है उन्होंने बोला कि बेटा कल मैं तेरी जमीन पे कब्जा करूंगा, और आप गए और अपनी जो जमीन है, अपना जो खेत है वहां पे खड़े हो गए, ऐसे गन हाथ में लेके, दुनाली हाथ में लेके, स्टिक, स्टिक टू द गन, और आप उसी पे लगातार बने हो, सामने से 25 लोग आ रहे हैं लेकिन यू आर स्टक टू द गन, यानी कि आप अपनी गन को लेकर उसी जमीन पे स्टक हो, मतलब चिपक गए हो, यानी कि आप वहां से हट नहीं रहे हो। इसका मतलब क्या है, डिटरमाइंड रहना, एक बार निश्चित कर लिया कि करना है तो मतलब करना है, किसी काम को बीच में ना छोड़ना, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग निकालो, टू डू थिंग्स व्हाट वुड प्लीज पीपल, टू बिहेव डिसरिस्पेक्टफुली, टू फाइंड अ ट्रेजर, या टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, सारी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस के खिलाफ बिल्कुल क्या रहना, डट के खड़े रहना, बिल्कुल डट के खड़े रहना, ठीक है। सिचुएशंस को याद रखा करो, जो सिचुएशंस मैं बताता हूं ना कि जमींदार आ रहा, आप ऐसे गन लेके खड़े हो, सिचुएशंस को याद रख लोगे तो आपको एडीएम याद रह जाएगा, ठीक है। wearing her heart on her sleeves, to wear one's heart on sleeves, to wear one's heart on sleeve, sleeve का क्या मतलब होता है, बाजू,
स्लीव का मतलब होता है बाजू, शर्ट की जो बाजू होती है उसको स्लीव कहते हैं। अब सोचो कि अगर मैंने अपने स्लीव्स के ऊपर मैंने अपना हार्ट पहना हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो मैंने जो अपना हार्ट है ना वो निकाल के, क्योंकि हार्ट अंदर छुपा हुआ है, हार्ट का मतलब बेसिकली लोगों ने जो निकाल दिया है ना वो निकाल दिया है, हार्ट में फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, हालांकि हार्ट में कुछ नहीं होता है, हार्ट केवल ब्लड को पंप करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। लेकिन लोगों ने बना दिया। तो अगर मैं अपने हार्ट, मेरा हार्ट अभी अंदर है यानी कि मेरी फीलिंग छुपी हुई है ना, मेरे इमोशन छुपे हैं, लेकिन अगर मैं अपने हार्ट को निकाल के अपने स्लीव्स पे पहन लूँ, अपने बाजू पे रख दूं, यानी कि सबको दिखाई देने लग जाएगा वो, यानी कि जो मेरे इनर इमोशंस हैं, जो मेरी इनर फीलिंग है, वो मैं सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबके साथ में क्या कर रहा हूँ? शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं अपने हार्ट को स्लीव्स पे पहन रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी फीलिंग को सबको निकाल के दिखा रहा हूँ, अपने इमोशंस को सबको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? टू ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस वंस इमोशंस, अपने इमोशंस को बिल्कुल ओपनली और बिल्कुल फ्रीली क्या करना? एक्सप्रेस करना। यानी कि अपने हार्ट को मैंने स्लीव पे पहन लिया, भाई देख लो सब मेरी इमोशन, मेरी फीलिंग देख लो, ओपनली क्या कर रहा हूं मैं? डिस्कस कर रहा हूं, ओपनली क्या कर रहा हूं? एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, दिल की बात शेयर करना। टू क्रॉस सॉर्ड्स, सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? तलवार। सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? तलवार। और दो लोगों ने मान लो अपनी अपनी तलवारों को क्रॉस कर दिया, एक तलवार ये एक तलवार ये है, एक उधर खड़ा है एक इधर, दोनों ने क्रॉस किया। क्रॉस का मतलब ये होता है, इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अगर दोनों अपनी अपनी तलवारें जो है क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? लड़ रहे हैं। तो क्या होगा? टू किल, टू अरेंज, टू फाइट या टू डिफेंड। तो क्या हो जाएगा? टू फाइट, लड़ना। ठीक है, क्रॉस सॉर्ड्स। द डील वॉज डैश फॉर 3 months, डील को 3 महीने के लिए क्या कर दिया गया? कट नो आइस, ब्रोक द आइस, टिप ऑफ द आइसबर्ग, पुट ऑन आइस। इडियम की मीनिंग समझो पहले। कट नो आइस का मतलब क्या होता है? कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई इंप्रेशन ना पड़ना। टू नॉट कॉज समवन टू चेंज देयर ओपिनियन और डिसीजन, मतलब टू नॉट कॉज समवन टू चेंज देयर ओपिनियन, मतलब आपने प्रयास किया लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर पाए, या आप किसी के ओपिनियन को चेंज नहीं कर पाए, किसी के डिसीजन को चेंज नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया? यू कट नो आइस, मतलब आप उसके डिसीजन को बदल नहीं पाए। या फिर कह सकते हो टू हैव नो इन्फ्लुएंस और इंपॉर्टेंस, कोई प्रभाव ना पड़ना। आपने बहुत कुछ कर दिया लेकिन उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा किसी के ऊपर, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई तूने इतना कुछ किया लेकिन इट कट नो आइस, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं निकला। या कह सकते हो फेल टू इम्प्रेस, इंप्रेस नहीं कर पाया तू, यू कट नो आइस। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। कैसे? या फिर कह सकते हो टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, मतलब वही हुआ चुप्पी तोड़ना। एक कमरे में आप बैठे हो और जिनसे आपकी शादी होने वाली, अरेंज मैरिज आपकी हो रही है, आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, वो बैठी है आपके साथ या वो बैठे हैं आपके साथ, और दोनों बड़े शांत शांत, समझ नहीं आ रहा कि कौन पहले बोलना शुरू करे, बिल्कुल शांत शांत से, शांत शांत से। अचानक से आपके बगल में आपने देखा कि एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, आपने हथौड़ा लिया और आपने बर्फ को तोड़ दिया, या आपने बर्फ को उठाया और जमीन पे पटक के आपने बर्फ को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो जब वो बर्फ टूटा तो शांति टूटी, कमरे में जो शांति है शांति टूटी। अब जैसे वो बर्फ टूटेगा वो बोल पड़ेगी, अरे अरे क्या हुआ? देखो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया ना, यानी कि आपने बर्फ तोड़ी, मतलब आपने कॉन्वर्सेशन क्या किया? स्टार्ट किया, है ना। टू डू और से विच मेक्स द पर्सन कंफर्टेबल एट द बिगिनिंग, कुछ ऐसा बोल देना, कर देना जिससे आपके साथ वाला जो व्यक्ति है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। इसका जो रियल मीनिंग होता है वैसे ही होता है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ देना। ठीक है। टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग का क्या मतलब होता है? या आइसबर्ग का मतलब है बड़ा सा पहाड़, बर्फ का बड़ा सा जो पहाड़ है इसको बोलते हैं आइसबर्ग। ठीक है, इस तरीके से। और ये पहाड़ जो नहीं, मान लो प्रॉब्लम है और ये टिप जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे और आपने बोला वाओ कितना बड़ा बर्फ का पहाड़ है, इसी को देखकर बोल दिया आपने, टिप को देख के। फिर मैंने आपको बोला ब्रदर रुक जा, ये बर्फ का पहाड़ नहीं है, ये बर्फ के पहाड़ का केवल टिप है। तो सोच बर्फ का पहाड़ कितना बड़ा होगा। तेरे को यही बड़ा लग रहा है ना, सोच तेरे को ये बड़ा लग रहा है तो बर्फ का पहाड़ कितना बड़ा होगा, क्योंकि तो सिर्फ टिप है। ऐसे कोई व्यक्ति आया बोला यार मेरे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई तुझे मैं क्या बताऊं, मैं नई शर्ट लाया था पता तुझे, कल ही लाया था, कल पहनने वाला था और उसका बटन टूट गया। मैंने बोला बस इतनी बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि ये तो अभी समस्या की शुरुआत है, अभी तो रुक जा, अभी तो धीरे धीरे सारे बटन टूटेंगे। यानी कि ये जो तू समस्या देख रहा है ये तो अभी बड़े आने वाली समस्याओं की शुरुआत है, ये तो क्या है? टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो रियल बड़ी समस्याएं बाकी है, ये मतलब होता है। द स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट रिमेन्स हिडन, मतलब किसी एक बड़ी सिचुएशन या प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा, और वो जो बड़ी प्रॉब्लम या सिचुएशन है वो एक्चुअल में अभी तक क्या हिडन है, वो अभी तक आई नहीं है, अभी तो उसका केवल आपने छोटा सा पार्ट ही देखा है, उसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है भाई? आपको मैंने एक इडियम ये पहले बता दिया था, टू पुट ऑन आइस, याद है कल की क्लास में? पुट ऑन आइस का मतलब क्या होता है? किसी काम को पोस्टपोन करना। पुट ऑन आइस का मतलब क्या होता है? किसी काम को पोस्टपोन करना। नहीं याद है तो पिछली क्लास जाके दोबारा देखना।
तो यहां पर वही तो बोलना चाह रहा है कि द डील वॉज पोस्टपोन्ड फॉर 3 months, यानी कि द डील वॉज पुट ऑन आइस, यानी कि डील को पोस्टपोन कर दिया गया था 3 महीने के लिए। टू नॉट कॉज समवन टू चेंज, अच्छा तो बता दिया मैंने। अगला है यू आर इंटेलेक्चुअल विद अ प्रोफेशनल डिग्री यू कैन डू वंडर्स एज व्हाट। यहां पर 4 इडियम्स दे रखे हैं, देखो एक बार इडियम्स को फटाफट से देखो। टू प्ले विथ फायर का मतलब क्या होता है? खतरों से खेलना। टू प्ले विथ फायर का मतलब होता है खतरों से खेलना, खतरों से खेलना, ठीक है। डू समथिंग डेंजरस दैट में रिजल्ट इन ग्रेट हार्म, मतलब कुछ खतरनाक करना जिससे आपको नुकसान हो सकता है और समस्याएं खड़ी हो सकती है आपके लिए। वंस माइलेज में वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है? अंतर होना, अंतर करना या अंतर होना। वंस माइलेज, भाई देख हर इंसान का माइलेज अलग हो सकता है, जैसे हर गाड़ी का माइलेज अलग होता है ऐसे हर इंसान का माइलेज अलग हो सकता है। कोई इंसान किसी काम को इतने समय तक कर सकता है नॉन स्टॉप, तो कोई काम कम समय तक कर सकता है, होता है ना, माइलेज हर इंसान का अलग अलग होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि वंस माइलेज में वेरी, कि हर इंसान का जो माइलेज है वो वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम कब यूज करते हैं कि समवन माइट हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब मान लो एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है, हो सकता है कि मुझे अलग एक्सपीरियंस हो वहां पे और हो सकता है कि तुम्हें अलग एक्सपीरियंस हो वहां पे। हो सकता है कि मुझे सिचुएशन में मजा आए और तुम उस सिचुएशन को देख के दुखी हो जाओ। हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति जो सरप्राइज हो जाए। तो हर किसी का माइलेज अलग होता है, मतलब हर कोई हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो उसको व्यक्त करने के लिए इस फ्रेज को हम यूज करते हैं। वर्ल्ड इज योर ओस्टर, ये फ्रेज होता है, इसको हम कब यूज करते हैं? अगर हम किसी को बोलते हैं ना भाई वर्ल्ड इज योर ओस्टर, यानी कि तू जो करना चाहता है जो कर सकता है वो कर, क्योंकि तू कर सकता है, तेरे पास वो कैपेबिलिटी है, तेरे पास वो एबिलिटी है। द वर्ल्ड इज योर ओस्टर, यानी कि तू जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, तेरे पास वो एबिलिटी है। यू कैन डू एनीथिंग यू विश और गो एनीवेयर यू वांट इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द एबिलिटी, तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वही तो बोलना चाह रहा है कि यू आर इंटेलेक्चुअल, तुम समझदार व्यक्ति हो, विद अ प्रोफेशनल डिग्री, तुम्हारे पास प्रोफेशनल डिग्री भी है। यू कैन डू वंडर्स, तुम तो बड़े शानदार चीजें कर सकते हो। एज द वर्ल्ड इज योर ओस्टर, क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। Select the most appropriate idiom to fill in the blank. It's risky to invest all your savings in one company. कि मतलब अपने सारे सेविंग्स को एक ही कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करो। थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा इसमें, एक ही जगह पर सारा अपना क्यों पैसा लगा रहे हो? तो इसके लिए इडियम आपको चूज करना क्या होता है? इसके लिए इडियम होता है क्या? पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पढ़ के भी सिमिलर सा लग रहा है कि अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में डाल देना। सारे अंडों को एक ही बास्केट में डालने से क्या होगा? सारे अंडों को एक ही बास्केट में डालने से क्या होगा? अंडे आपस में जब टकराएंगे तो टूट भी सकते हैं, यानी कि रिस्क है। क्या है रिस्क? इससे अच्छा क्या करो, कुछ अंडे इस बास्केट में, कुछ इस बास्केट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो मीनिंग, देख लो क्या होता है। पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है टू पुट ऑल वंस एफर्ट, अपना सारा एफर्ट और अपने सारे रिसोर्सेज को क्या कर देना? किसी एक ही काम को करने में लगा देना। और इफ इट फेल्स, अगर वो फेल हो जाए, वन हैज नो अल्टरनेटिव लेफ्ट, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा भी नहीं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप एक ही काम में अपना सारा एफर्ट, अपना सारा पैसा, सारे रिसोर्सेज लगा रहे हो और अगर वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आपको रोकने के लिए मैं क्या बोलूंगा? ब्रदर, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपना सारा एफर्ट, सारी मेहनत एक ही काम में मत लगा, अपने साथ में कुछ ऑप्शन बी या प्लान बी भी रख। टू रिस्क ऑल वन हैज ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ वन थिंग, मतलब आपके पास जो भी है उसको किसी एक ही चीज के सक्सेस या फेलियर पर लगा देना। या तो चीज सक्सेस हो या फेल हो, सारा मैंने लगा दिया, यानी कि आई हैव पुट ऑल माय एग्स इन वन बास्केट। गो डाउन इन फ्लेम्स का क्या मतलब होता है? गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि मेरा जो प्लान था वो राख हो गया। गो डाउन इन फ्लेम यानी कि जल के राख हो गया, यानी कि खत्म हो गया, समाप्त हो गया। फ्लेम का मतलब चिंगारी, राख, ठीक है। गो डाउन इन फ्लेम्स, फ्लेम्स का मतलब लपटें या चिंगारी। तो अगर कोई चीज लपटों में, चिंगारियों में चली गई, जैसे आपका एक प्लान है कोई पेपर पे लिखा हुआ, वो फ्लेम्स के अंदर चला गया, तो यानी कि आपका प्लान खत्म हो गया, ठीक है। टू एंड सडनली एंड कंप्लीटली, कोई चीज अचानक से पूरी तरीके से खत्म हो जाए, या फिर कह सकते हो बी अटरली रूइंड, पूरी तरीके से बर्बाद, और रेग्ड, अ कंप्लीट एंड अटर फेलियर, एक बुरी तरीके से और कंप्लीट फेलियर जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। जैसे कि माई प्लान टू एस्टैब्लिश अ कंपनी वेंट डाउन इन फ्लेम्स, यानी कि जो मेरा कंपनी एस्टैब्लिश करने का प्लान था, ड्रीम था, वेंट डाउन इन फ्लेम्स, यानी कि वो क्या हो गया? पूरी तरीके से फेल हो गया, समाप्त हो गया। बाइट द बुलेट, ये आ चुका है। आप ऐसे खड़े हो, गुंडों ने आपको बांध रखा है, उसने गोली चलाई, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि गोली को बाइट कर लो, चबा लो।
यानी कि ऐसी सिचुएशन को फेस करना जो अनप्लेजेंट है लेकिन आपको फिर भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बताया था ना, टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल बिकॉज इट इज नेसेसरी, नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा आपको, इवन दो यू वुड लाइक टू अवॉइड इट, हालांकि आप नहीं करना चाहते उसको लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि नेसेसरी है। ब्रेक अ लेग भी आ चुका है पिछली क्लास में, जब कोई कहीं जा रहा होता कुछ काम करने के लिए तो उसको हम बोलते हैं हे गो ब्रेक अ लेग, तो ब्रेक अ लेग का मतलब टांग तोड़ो नहीं, ब्रेक अ लेग का मतलब बी सक्सेसफुल, गुड लक, किसी को गुड लक विश करते हैं, यूज्ड फॉर विशिंग समवन गुड लक। कूल एज अ क्यूकम्बर, यानी कि खीरे की तरह बिल्कुल ठंडा, क्यूकम्बर का मतलब होता है खीरा, खीरे की तरह शांत, तो कूल का मतलब शांत है, काम एंड कंपोज्ड है, तो ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, स्टे काम एंड कंपोज्ड, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, ठीक है। आई ऑलवेज, देखो क्या लिखा है, नैना हैज 6 चिल्ड्रन, नैना के 6 बच्चे हैं, एंड आई ऑलवेज डैश विद देयर नेम्स, हमेशा मैं उनके नाम को लेके डैश हो जाता हूँ, तो क्या हो जाता हूँ, गेट मिक्स्ड अप हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसका नाम क्या है किसका नाम क्या है, ठीक है। बाकी की मीनिंग देख लो, गेट रिड ऑफ का मतलब क्या है, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। टू रिमूव समथिंग दैट यू डू नॉट वांट एनी लॉन्गर, किसी ऐसी चीज को अपनी जिंदगी से निकाल देना जो आप नहीं चाहते, यानी कि छुटकारा पा लेना। या फिर टू गेट फ्री फ्रॉम और रिलीव्ड ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल, किसी चीज से क्या हो जाना, फ्री हो जाना, जो कि क्या है, अनडिजायरेबल है, मतलब जो आप नहीं चाहते, ठीक है। गेट अवे क्लीन का मतलब क्या है, टू इवेड और एस्केप समथिंग और समवन और समथिंग, टू गेट अवे क्लीन का मतलब क्या होता है, बच निकलना, बच निकलना, गेट अवे क्लीन का मतलब बच निकलना, टू इवेड, इवेड का मतलब बच निकलना ही होता है, और एस्केप भाग जाना, समवन या समथिंग, किसी चीज या किसी सिचुएशन से बच निकलना, भाग जाने को क्या बोलते हैं, गेट अवे क्लीन। गेट कोल्ड फीट अभी बताया था, डर जाना बहुत ज्यादा, बिकम नर्वस एंड फ्राइटेंड बताया था, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। अगला है कैसल्स इन द एयर, इसका क्या मतलब होता है, हवाई किले बनाना, ये तो आ चुका है, अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान, ठीक है। ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, कहावत यूज करते हैं ना हम लोग, डूबते को तिनके का सहारा, तिनके का सहारा, स्ट्रॉ का मतलब तिनका ही तो होता है, तिनका। आप सोचो डूब रहे हो और आप क्या कर रहे हो, एक तिनके को ग्रैस्प करने की कोशिश करो, ग्रैस्प मतलब होता है पकड़ना, आप तिनके को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप सारा प्रयास लगा रहे हो बचने के लिए, सक्सेस होने के लिए, है ना, ऐसा कुछ है क्या। फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू विन मतलब जीतने का असफल प्रयास, या डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, ये होगा, डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हो आप, मतलब सक्सीड होने के लिए, जीतने के लिए या बचने के लिए आप क्या करो, डेस्परेट वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब हर पॉसिबल अटेम्प्ट आप कर रहे हो, तिनका पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि कम से कम यही मुझे बचा ले, जबकि आपको पता है कि तिनका आपको बचा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप तिनका पकड़ रहे हो, यानी कि डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हो कि मुझे किसी भी हाल में निकलना है, बचना है, तो डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक, शी टोल्ड मी डैश दैट वाज गोइंग टू लिव इन द न्यूयॉर्क, शी टोल्ड मी डैश दैट शी वाज गोइंग टू लिव इन द न्यूयॉर्क, तो शी टोल्ड मी व्हाट, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, एन एरिस्टोक्रेट, मतलब शाही परिवार का कोई व्यक्ति, शाही परिवार का व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो किसी शाही परिवार का, बड़े परिवार का है, उसके लिए हम बोलते हैं ब्लू ब्लड, क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लड। मेंबर इन अ नोबल और सोशली प्रोमिनेंट फैमिली, जो नोबल परिवार से है या सोशली प्रोमिनेंट, जाने माने जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके परिवार के हैं, राजा महाराजा के परिवार के हैं, उनको बोलते हैं ब्लू ब्लड। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, नील, नील पड़ना, नील पड़ना जानते हो, नील पड़ना है, नीला पड़ना, यानी कि जब आपके शरीर पे चोट लगती है या कोई आपको मारता है तो आपने देखा होगा आपकी जो स्किन है वो नीली पड़ जाती है, या जब कोई आपको खूब मारे डंडों से, खूब आपकी पिटाई की जाए, लठ पड़े आपके पीठ पे, तो आपकी पीठ कैसे नीली पड़ जाती है, पीठ पे नील पड़ जाती है, तो उसके लिए यूज करते हैं ब्लैक एंड ब्लू। तो जैसे आप बोलना चाहते हो कि यार उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरी पीठ पे नील पड़ गई या मेरे पूरे शरीर पे नील पड़ गई, तो आप क्या बोलोगे, दे बीट मी ब्लैक एंड ब्लू, क्या बोलोगे, दे बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। स्किन के लिए यूज करते हैं डिसकलर्ड, जब आपकी स्किन क्या हो जाती है, डिसकलर्ड हो जाती है, मतलब स्किन का जो नेचुरल कलर है वो चला जाता है। एज फ्रॉम अ ब्रूज, किसी चोट की वजह से, ठीक है, या फिर कवर्ड विद ब्रूजेस, या फिर आपका जो स्किन है पूरा ब्रूजेस से क्या है, कवर्ड है, मतलब पूरे स्किन पे आपके क्या है, जख्म ही जख्म है, चोटी चोट है, जख्म या चोट है, ब्रूज का मतलब क्या है, चोट, आपके पूरे शरीर पे क्या है, चोटी चोट है, जिसकी वजह से आपके शरीर का जो कलर है, स्किन का जो कलर है वो अलग है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू, क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, अचानक से,
अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। और वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार। समथिंग हैपन्स वेरी रेयरली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे थे भाई? यहाँ पर बोलना चाह रहे थे कि उसने मुझे बताया, अचानक से ही तो बताया, ब्लू ब्लड नहीं आएगा, ब्लैक एंड ब्लू नहीं आएगा, आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है, वंस इन अ ब्लू मून नहीं होगा। उसने मुझे अचानक बताया कि वो न्यूयॉर्क में रहने जा रही है। बोन टू पिक का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप किसी को बोलते हो कि आई हैव अ बोन टू पिक विद यू, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी बात है जिस बात को लेकर मैं तुमसे नाराज हूं और मुझे उस बात को डिस्कस करना है, ये मतलब हुआ इसका। समझ गए? कि मेरे पास एक ऐसा इशू, ऐसा मुद्दा है जिस बात को लेकर मैं तुमसे नाराज हूं और मुझे वो तुमसे डिस्कस करना है। तो क्या हो जाएगा? टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट। हो गया? टू बी एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर गुस्से में होना, एंड वांट टू डिस्कस इट, और उसे डिस्कस करना, ठीक है। आई हैव अ बोन टू पिक। इडियम बताना यहाँ पर क्या आएगा? राहुल स्पीक्स इजीली इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, कि छोटे ग्रुप के सामने तो आसानी से बोल लेता है, बट ही सीम्स डैश बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, लेकिन एक बड़ी ऑडियंस को देख के वो डैश हो जाता है। तो क्या हो जाता है? इल एट ईज का मतलब क्या होता है? नॉट फीलिंग ईजी, या फिर अनकंफर्टेबल फील करना। क्या फील करना? अनकंफर्टेबल। तो यही तो बोल रहा है कि बड़े क्राउड के सामने वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। थिंक इल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू से अनकाइंड थिंग्स अबाउट, या टू थिंक और से अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन, यानी कि किसी का बुरा करना, किसी के बारे में बुरा चाहना, या फिर कह सकते हो बुरा कहना। किसी के बारे में बुरा चाहना या बुरा कहना, उसको बोलते थिंक इल ऑफ। मैन ऑफ इल रेप्यूट, रेप्यूट का मतलब रेप्यूटेशन, यानी कि कैसी इंसान जिसकी रेप्यूटेशन क्या है? इल यानी कि बेकार है, एक ऐसी इंसान जिसकी रेप्यूटेशन बेकार है। और डिसोल्यूट यानी कि आवारा, एक आवारा इंसान, ठीक है, जिसकी रेप्यूटेशन बेकार है। अ मैन हु इज डिसऑनेस्ट, विकेड और इमोरल, जो बेईमान है, धूर्त है, अनैतिक है, ठीक है। इल डिस्पोज टू का मतलब क्या होता है? नॉट हैविंग अ फ्रेंडली और फेवरेबल फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर आपके मन में फ्रेंडली वाली फीलिंग नहीं होती, मतलब ऑपोजिट वाली फीलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं इल डिस्पोज टू। जैसे कि आई एम इल डिस्पोज टू हिम, इसका मतलब मेरे मन में तुम्हारे लिए या उसके लिए फ्रेंडली वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा था? कि वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। याद रख लोगे भाई इसको। ही मेड द बिजनेस प्रॉफिटेबल फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल इन अबाउट अ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कि उसने एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दिया, अनप्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल बना दिया, कि पहले अनप्रॉफिटेबल था लेकिन उसने प्रॉफिटेबल बना दिया 1 साल के अंदर, ज्वाइनिंग के 1 साल के अंदर। इस सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए कौन सा आइडियम हो सकता है? इजी कम इजी गो। ये कल बताया था मैंने आपको कल की क्लास में, कि जो चीज इजीली आपको मिल सकती है वो चीज इजीली जा भी सकती है, ठीक है। थ्रो अप, या वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, या स्टिल वाटर रन्स डीप। देखो इजी कम इजी गो, समथिंग दैट इज अचीव्ड इजीली, कोई ऐसी चीज जो आपको इजीली मिल जाए, इज ऑल्सो लॉस्ट एज इजीली, वो जल्दी से लॉस्ट भी हो सकती है। बोलते ना क्विक सक्सेस, आपने देखा होगा आजकल बहुत लोग वायरल होते हैं छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के लिए, छोटी छोटी कॉमेडी स्किट्स के लिए, छोटी छोटी घटनाओं के लिए। लोग कुछ दिन तक उनको बड़ा याद रखते हैं, कुछ दिन तक टीवी वाले उनको बुलाते हैं, अलग अलग शोज वाले उनको बुलाते हैं, लेकिन कुछ समय में वो क्या हो जाते हैं? गायब। यानी कि उनका जो फेम है जितनी जल्दी उनको मिला उतनी जल्दी चला भी गया। शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो, क्या उनको जल्दी फेम मिला? नहीं, लंबे समय तक काम करते रहे करते रहे करते रहे, मेहनत करते रहे करते रहे। इनका जो फेम है क्या जाने वाला है? नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो कोई चीज़ जो जल्दी मिल जाती है वो जल्दी चली भी जाती है। ये हम कभी यूज करते हैं व्हेन समथिंग स्पेशली मनी इज इजीली गॉट एंड देन सून स्पेंट और लॉस्ट। जो कहते हैं ना कि जो पैसा बेटा जल्दी मिल जाए, यानी कि जो बेईमानी का पैसा होता है वो ज़्यादा टिकता नहीं है, बोलते हैं ना। तो जो जल्दी मिल रहा है वो जल्दी चला भी जाएगा। थ्रो अप का मतलब है टू गिव अप, मतलब हार मान जाना, अबंडन छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। टू प्रोड्यूस और शो समथिंग सच एज एन आइडिया और फैक्ट। थ्रो अप का मतलब एक तो ये होता है छोड़ देना, त्याग देना, और एक दूसरा मीनिंग होता है कि किसी आइडिया को या किसी थॉट को क्या करना? सामने रखना। किसी थॉट को या आइडिया को क्या करना? सामने रखना। टू प्रोड्यूस और शो समथिंग सच एज एन आइडिया और फैक्ट, जैसे कि ही थ्रू अप एन आइडिया, मतलब उसने एक आइडिया शो किया हमें, उसने एक आइडिया दिखाया। थ्रो अप का मतलब गिव अप करना भी होता है और पेश करना भी होता है, ठीक है। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, यानी कि अगर आप डिटरमाइंड हो किसी काम को करने के लिए, बोलते ना कि जहां चाह है वहां राह है, सुना होगा आपने, जहां चाह है वहां राह है, मतलब जहां आपने सोच लिया कि मुझे रास्ता बनाना है तो वहां पे आपको राह मिल जाती है। आपने सोच लिया कि मुझे इसी राह पे जाना है
तो आप चल पड़ोगे, यानी कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ टू यू कैन फाइंड अ वे टू अचीव व्हाट यू वांट इवन इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट. कोई चीज कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, अगर आपने सोच लिया तो आप कर जाओगे. स्टिल वाटर रन्स डीप, इसका क्या मतलब होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि एक इंसान जो अपने बारे में बहुत बोलता हो कि मुझे ये आता है वो आता है, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, और एक इंसान जो बड़ा शांत रहता है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई देख ऐसा है, ये शांत है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे कुछ नहीं आता. ये बहुत बोल रहा है तो क्या इसको सब कुछ आता है? ये शांत है तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको कुछ नहीं आता? नहीं. जो स्टिल वाटर्स होता है ना, जो शांत पानी होता है, झील का, नदी का, कहीं का भी, जो शांत पानी होता है वो अक्सर ज़्यादा गहरा होता है. रन डीप. जो शांत पानी होता है वो अक्सर क्या होता है? गहरा होता है. ठीक है. यानी कि सेड अबाउट अ पर्सन एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं हु सेज लिटल, जो बहुत कम बोलता है, बट हु माइट इनफैक्ट नो अ लॉट, लेकिन बहुत ज़्यादा जानता है. बोलता कम है लेकिन जानता ज़्यादा है. यानी कि जो शांत पानी होता है ना, जितना ही शांत रहता है उतना ही गहरा होता है. यानी कि जो जितना कम बोलता है उतना ही ज़्यादा जानकार होता है. ऐसे किसी व्यक्ति के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. आई होप आज की क्लास में जितने भी इडियम्स हमने पढ़े वो सारे आपको समझ में आए होंगे, आपको याद हो गए होंगे, और पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है. और जो भी आपका डाउट वगैरह हो वो आप मुझसे बाद में पूछ लेना, मैं डाउट सेशन दूंगा इसके लिए आपको. ठीक है. तब तक आप कोशिश करो कि बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं. ठीक है. सीजीएल का आने वाला है और भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सीएचएसएल का मेंस है, सीपीयू का मेंस है, तो फोकस करो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहो. ठीक है. मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद.